आपको यह जानना होगा कि आखिरकार रोहिंग्या है कौन और रोहिंग्या शरणार्थी आखिरकार बांग्लादेश में कब और क्यों आकर बस गए थे। यहां पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, यह है बांग्लादेश और बांग्लादेश से जस्ट नीचे की तरफ में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। जिस प्रकार से भारत के अंदर 28 राज्य मौजूद हैं, उसी प्रकार से म्यांमार के अंदर कितने राज्य हैं? टोटल 7 राज्य यहां पर मौजूद हैं। इनमें से एक राज्य आता है जिसका नाम है अराकान राज्य। अराकान राज्य जो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान निवास करते थे, जो कि अब यहां पर अराकान आर्मी की पकड़ है और हमेशा म्यांमार के अंदर इसको लेकर विद्रोह होते आया है कि इसको हम अलग देश बनाएंगे, अलग देश की घोषणा यहां पर कर दो। अब होता क्या है, अराकान वाले क्षेत्र के अंदर जो है 1785 के अंदर जब मुगलों का शासन हुआ करता था, उस समय यहां पर इन रोहिंग्याओं को बसा दिया गया था मुगल शासकों के द्वारा। तब से ये यहां पर निवास कर रहे हैं, पर म्यांमार के जो व्यक्ति हैं जो कि ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने हमेशा इनका विरोध किया और कहा है कि ये हमारे देश के नहीं है, ये बांग्लादेश के हैं। और बांग्लादेश बोलता है ये हमारे देश के नहीं है, ये म्यांमार के हैं। तो इनको इधर से उधर फेंकने का काम लगातार किया जा रहा है। और म्यांमार के अंदर जो सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं वो है बौद्ध धर्म के व्यक्ति। तो एक दिन 2017 का दिन आता है और 2017 के दिन यही वाले क्षेत्र में अराकान के अंदर एक बहुत भारी हिंसा होती है, जिसके चलते बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के द्वारा कहा जाता, जब इस देश के ये है ही नहीं तो इन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें वापस इनके देश भेज दिया जाए। अब आप देखिए इतनी ज्यादा संख्या में, मैंने 13 लाख का आंकड़ा बोला है, आप जरा सुनिए, 13 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये 13 लाख लोगों को यहां से 2017 के अंदर भगाते हैं। उन्हीं 13 लाख में से तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों की हत्या यहां पर हो जाती है और बहुत ज्यादा जो है इनके साथ में नाइंसाफी होती है। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे गांव तक यहां पर जला दिए जाते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिविर अगर कहीं मौजूद है तो वो है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि यहां से जब इन लोगों को भगाया गया तो यहां से भगकर ये यहां पर पहुंचे और कहां आ गए, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का क्षेत्र, जिसको आज कहते हैं कॉक्स बाजार। और ये कॉक्स बाजार कहां है? तो बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। अब सवाल ये आता है, क्या ये व्यक्ति सिर्फ भगकर बांग्लादेश में आए थे? तो नहीं, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा संख्या में आए थे उस समय 2017 के अंदर। यहां पर शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी और शेख हसीना की सरकार ने इनको अपने देश के अंदर शरण दी। अब ये बांग्लादेश के साथ साथ मलेशिया में गए, इंडोनेशिया में गए, थाईलैंड में गए, भारत में भी गए और सऊदी अरब के अंदर भी गए, कई सारे देशों के अंदर ये चले गए। आज भी इन लोगों को क्या कहते हैं? स्टेटलेस पीपल कहा जाता है, यानी कि राज्य विहीन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार की शिक्षा नहीं है और जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। और नागरिकता ना होने का अर्थ आप समझते हैं कि सिर पर पिता का हाथ ना होना, उसी प्रकार की स्थिति में ये लोग आज जिंदगी जी रहे हैं। इसके म्यांमार के अंदर क्या किया गया? 1992 के अंदर म्यांमार नागरिकता अधिनियम लाया गया और उसके तहत इन 13 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिली, बाकी म्यांमार के व्यक्तियों को वहां पर नागरिकता दे दी गई थी। अब ये व्यक्ति कहां निवास कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कॉक्स बाजार के अंदर निवास कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार बनी हुई है मोहम्मद यूनुस की, और मोहम्मद यूनुस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर इन 13 लाख लोगों को हम यहां पर रखेंगे और शरणार्थी के रूप में रखें तो केवल इनको हम खाना दे सकते हैं, खाने से बढ़कर कुछ नहीं दे सकते। और खाने की वजह से अगर ये जिंदगी जिए तो इनकी जिंदगी जीना बेकार है। इसीलिए मैं चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आह्वान कर रहा हूं कि सभी लोग जो हैं हमारा सहयोग करें, इनके देश वापस इन्हें भेजने के लिए हम 7 प्रकार का रोड मैप रेडी कर रहे हैं। ये रोड मैप किस प्रकार का रहने वाला है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस के द्वारा कहा गया कि अगर ये ज्यादा टाइम तक बांग्लादेश के अंदर निवास करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार सही से नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि आने वाले टाइम में हमें इन्हें भी रोजगार देना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये रिफ्यूजीज हैं, फिर भी इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन व्यक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है, बार बार एक नारेबाजी लगाई जा रही है कि हमें हमारे घर वापस भेजो, पर सुरक्षा के साथ। और ये न्यूज है अभी की, यानी कि अगस्त के महीने 2025 की मैं बात कर रही हूं। इन्हें 8 साल कंप्लीट हो गए हैं बांग्लादेश के अंदर और अब ये वापस घर जाना चाहते हैं। इसलिए इनके द्वारा एक नारेबाजी की जा रही है, नो मोर रिफ्यूजी, यानी कि शरणार्थी जीवन अब हमें नहीं जीना है, हमें वापस हमारे देश भेज दो। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम जानने वाले हैं कि भारत के अंदर कितने शरणार्थी निवास करते हैं। अब आप जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, घुसपैठी अलग है और ये जो रिफ्यूजीज है, ये जो शरणार्थी है, म्यांमार के जो शरणार्थी है, ये अलग है। घुसपैठी जो है कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्ति के चक्कर में भारत में घुस आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, म्यांमार से हो, नेपाल से हो, अफगानिस्तान से हो या फिर किसी और देश से हो। वो क्या करते हैं? रोजगार पाने के लिए भारत में आते हैं। और वही हम शरणार्थियों की बात करें तो 2017 में जो नरसंहार हुआ था इनके साथ, उसकी वजह से ये भारत के अंदर घुस आए थे। हालांकि भारत सरकार इन्हें किसी तरीके से रिफ्यूजीज नहीं मानती है, इन्हें घुसपैठिए ही मानती है। अब आप यहां पर भारत में सबसे ज्यादा
ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान कहां पर निवास करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, जो कि नंबर 1 आता है इन रोहिंग्या मुसलमानों का क्षेत्र। जम्मू कश्मीर के अंदर निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर भी आपको कई सारे रोहिंग्या मुसलमान देखने को मिलेंगे। और तीसरी जगह आती है राजस्थान, चौथा आता है तेलंगाना और पांचवा आता है यूपी। इन सारी जगह सबसे ज्यादा निवास करते हैं। क्या आपके आसपास भी आपने कोई रोहिंग्या मुसलमान देखा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अब यहां पर जो बांग्लादेश की सरकार बोल रही है कि हम 7 प्रकार का रोड मैप रेडी कर रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद यूनुस ने पहली बात में कहा है कि हम चाहते हैं कि इन रोहिंग्याओं की घर वापसी हो, यानी कि इन्हें वापस से म्यांमार इनके क्षेत्र में भेजा जाए, पर अपने अधिकारों के साथ में। और यह अधिकार तभी मिलेगा जब इंटरनेशनल स्तर पर इनका सहयोग किया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि इनको भेजने से पहले इनकी वित्तीय सहायता होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम तक कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी को सही ढंग से गुजार सके, तब तक इन्हें कहीं रोजगार ना मिल जाए। तीसरी बात कहा गया है कि अराकान और म्यांमार की सेना से सुरक्षा करते हुए इन्हें वापस अराकान क्षेत्र में भेजना होगा, नहीं तो फिर से 2017 जैसी स्थिति हो जाएगी कि यहां पर भेजा और कुछ समय बाद म्यांमार की सेना आई, इन्होंने पिटाई शुरू कर दी, आग लगा दी इनके गांवों के अंदर, फिर अराकान सेना आई तो वो अब जबरदस्ती इनसे काम करवा रही है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा है कि इनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल स्तर पर एक बहुत बड़ा संगठन बनना चाहिए, जो केवल इन्हीं की बातों को ध्यान में रखेगा। इसके अलावा न सम्मान दूसरी बार ना हो, इसकी भी यहां पर ध्यान रखा जाए। अंतरराष्ट्रीय जो कोर्ट है उससे भी इसको लेकर अपील करी है कि इनके साथ में न्याय किया जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें नागरिकता दी जाए, इसके बारे में भी बात की जाए। अब यहां पर देखिए भारत सरकार बोल रही है कि 1951 के अकॉर्डिंग, यानी कि रिफ्यूजीज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भारत सरकार उस समय भी एग्री नहीं था, आज भी एग्री नहीं है। और 2017, 2021 और अब 2025 के अंदर, यानी कि 17 में भी इनको बाहर निकालने की कोशिश करी जब ये आए थे, 2021 में इन्हें निकालने की कोशिश करी और 2025 के अंदर भी इन्हें भारत से निकालने की कोशिश करी। तो कुछ रिफ्यूजीज के द्वारा क्या किया गया, कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी अपील की गई। अपील जरा आप ध्यान से सुनिए। इनके द्वारा कहा गया कि हमें भारत से ना भेजा जाए, चाहे हमें यहाँ की नागरिकता ना दे, हमें रोजगार दे दे, हमें यहाँ से नहीं जाना है। और अगर हम वापस से म्यांमार के अंदर पहुंचते हैं तो म्यांमार हमारी हत्या कर देगा। आप सोचिए, भारत के सामने, यानी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके द्वारा यह बात रखी गई। दूसरा, जम्मू कश्मीर कोर्ट के द्वारा और इसके साथ ही दिल्ली कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि जब तक ये भारत के अंदर शरणार्थी बनके रह रहे हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई और इनके स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। इसकी बात भी यहां पर की गई है। अब एक और शॉकिंग बात आप जरा सुनिए। रोहिंग्याओं का यह कहना है कि एक काम करो, हमें भेजने से पहले म्यांमार को तोड़ दो, यानी कि जो रखाइन वाला क्षेत्र है ना, उसको तोड़कर एक देश की नागरिकता दे दो, हम हमारे देश के अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो म्यांमार को तोड़कर अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। और बांग्लादेशी जो नेता है वो कहते हैं कि आजाद रोहिंग्या स्टेट के लिए चीन से हम मदद मांगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, धीरे धीरे क्षेत्र को फैलाएंगे तो भारत तक भी आएंगे और बांग्लादेश तक आएंगे। तो ये केवल एक सपना ही हो सकता है, सपने से ज्यादा बढ़कर हम इस चीज को नहीं मान सकते। हालांकि अगर देश की बात आती है और इन्हें नागरिकता मिलती है तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा, मतलब आप क्या सोचते हैं, इनके लिए देश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जरूर से लिखिएगा। तो इनके द्वारा अब एक और नए प्रकार की डिमांड की जा रही है कि जो रेड कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है ना, रखाइन प्रांत, इसको तोड़ दो और एक अलग देश बना दो और इसको हम खींच के यहां तक ले जाएंगे, कॉक्स बाजार तक हमारा इलाका होगा। तो इस प्रकार पत्ती टाइप से दिखने वाला एक देश बन जाएगा। कॉक्स बाजार आप जानते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। ऐसा कोई दुनिया में स्थान नहीं है जहां पर 13 लाख से ज्यादा शरणार्थी लोग निवास करते हो एक ही स्थान पर, है ना। इसके साथ ही बांग्लादेश विदेश सलाहकार कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेश पर बोझ है। अब आप इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के लिए खतरा बताया है। और ये बांग्लादेश के लिए खतरा है तो नक्की किसी न किसी तरीके से भारत के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा है कि इस परेशानी का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है, यह हमारे लिए लंबे वक्त से बोझ बना हुआ है, 2017 से ही। अराकान आर्मी ने म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर पिछले साल अक्टूबर में ऑपरेशन 1027 की शुरुआत करी, जिससे कई सैन्य ठिकाने और कस्बे पर शुरुआत कर दी। इधर म्यांमार की सेना पकड़ नहीं बना पा रही है, म्यांमार की सेना को भी खदेड़ खदेड़ के भगा रही है अराकान आर्मी, और अराकान क्षेत्र जो है पश्चिमी एरिया तक पूरा का पूरा म्यांमार इसके अंडर में करने की कोशिश कर ली है। अब इसके साथ ही भारत के अंदर इन रेफ्यूजीज को लेकर एक और बड़ी याचिका दर्ज की गई थी, जिसको भारत सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हंसते हुए टाल दी थी। अब आप जरा सुनिए, याचिका में दावा किया गया कि रोहिंग्यों को निर्वासित करके जबरन समुद्र में फेंका जा रहा है, और यह इल्जाम लगाया था भारत के ऊपर। क्या कहा कि भारत के अंदर जितने भी रोहिंग्या है, क्योंकि भारत के अंदर आज अगर आप देख के चलो तो तकरीबन 1 लाख प्लस रोहिंग्या भारत के अंदर निवास करते हैं, और घुसपैठियों की संख्या की हम बात करें तो वो 1 से 2 करोड़ प्लस है ना। तो घुसपैठी अलग है और ये अलग है, तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा
है और इनको लगता है कि यहाँ से भगा दिया जाएगा, इसलिए इन्होंने भारत के ऊपर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि भारत तो हमें जबरदस्ती फेंकने की कोशिश कर रहा है। समुद्र में फेंका गया, जिसकी वजह से 43 रोहिंगी जो है वो पूरी तरीके से वहां डूबने की कगार तक पहुंच गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनगढ़ंत कहानी बहुत अच्छी थी, पर जिसने देखा था कि 43 लोगों को फेंक दिया, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा इन लोगों ने बता दिया, वहीं इनकी गलती हो गई। कि आपको पता है कि जब 43 लोगों को फेंका गया था तो उनमें से कुछ वापस आए और वो कैसे आ गए? भाई जब फेंका गया था तो सबको फेंका गया होगा। तो ऐसे मनगढ़ंत कहानियां यहां ना बनाए और उनका केस जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आपको इनमें से किसी भी एक कंपनी के अंदर नौकरी प्राप्त करना है तो आपको यहां पर एक कोर्स को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत आसानी से यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको यहां पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।